हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, यू हैव रेड कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बोहर ने क्या कहा कि अराउंड द न्यूक्लियस इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर पॉसिबल। बहुत सारे शेल्स पॉसिबल हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स, केवल कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन शॉर्ट हम इसको रिवाइज भी कर रहे हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। एंड स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा है? स्टेशनरी ऑर्बिट वो है जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम MVR इज NH/2π, यानी सिंपल होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए H/2π का। अब क्यों होना चाहिए उसका कोई रीज़न नहीं है। जैसे आपका K शेल KLM, जिसमें आप लिखते हैं KLM। फर्स्ट शेल के लिए K के लिए N इज़ 1 मीन्स H/2π। सेकेंड शेल L के लिए N विल बी 2 मीन्स 2H/2π। थर्ड शेल M के लिए 3H/2π। अब ऐसा होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जब इन शेल्स में रहेगा, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी शेल्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा तब तक एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ये बोहर का कंसेप्ट था। अब इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि ऐसा क्यों होना चाहिए। कोई मैथमेटिकल प्रूफ, कोई रीज़न ऐसा नहीं है जो ये बता पाए कि क्यों ऐसा होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे मॉडल फील्ड होता है आपका। इसके अलावा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के अंदर हमने आपको बताया पहले कि स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट, वो भी एक्सप्लेन नहीं होते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल से। इसके अलावा कुछ और नई डिस्कवरीज थी। ये देखा गया कि जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, दे हैव वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन्स में बिल्कुल सेम तरीके का डिफ्रैक्शन होता है जैसा वेव्स में होता है। डिफ्रैक्शन एक स्पेशल फिनोमिनन है कि अगर आप किसी लाइट रे को अलाउ करें, पास करें थ्रू स्मॉल होल, तो उसमें एक लाइट और डार्क बैंड्स मिलते हैं आपको। वो बैंड्स का मिलना आपका डिफ्रैक्शन कहलाता है। मीन सपोज आपने लाइट है एंड दिस लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू स्मॉल होल, बहुत बारीक होल से पास करें, देन it gives a pattern of light and dark bands. Means somewhere you have light, somewhere you have dark. ये patterns का मिलना, this is called diffraction. And this is a property of waves. Same तरह का phenomenon ये diffraction pattern कहलाता है। Same type of phenomenon is observed with electron also. इलेक्ट्रॉन बीम को भी अगर आप स्मॉल होल से पास करेंगे, इसमें diffraction pattern सेम मिलता है। इसके अलावा इफ़ यू रिमेंबर इन कैथोड रे ट्यूब, यू हैव सीन कि व्हेन कैथोड रेज आर मेड टू फॉल ऑन अ मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, किसी ऐसे मेटल पे डालते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो कैथोड रेज आर कन्वर्टेड टू एक्स रेज। अब एक्स रेज क्या है? रेडिएशन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। मीन्स अ पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू रेडिएशन। तो अब रेडिएशन और पार्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। आप देखें इसको ध्यान से, तो क्योंकि एक्स रेज रेडिएशन है और इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कैथोड रेज से एक्सरे बन सकती हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन से एक्सरेज बन सकती हैं, इट मीन्स एक पार्टिकल से रेज बन सकती हैं। इट मीन्स पार्टिकल और रेडिएशन आर सेम थिंग। अब इसको रिकॉल करें, आप पहले आप पढ़ चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो रेडिएशंस होती हैं, यानी जो लाइट है, वो मिली हुई किसकी? फोटोन की, क्वांटाज की। इसके जस्ट अपोजिट कंसेप्ट दिया लुइस डी ब्रॉगली ने, एंड ही सेड कि इन कंट्रास्ट टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सेड कि ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके साथ अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद देम। उनके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएट होती है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद दोज पार्टिकल इज गिवन बाय H/P। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, P is momentum, M is mass, and V is velocity. V is velocity of light, velocity of that particle. इससे वेवलेंथ आपकी निकलती है। अब ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं।
यू कैन डू। अब छोटा सा इसका डेरिवेशन देख लें। डेरिवेशन करेंगे कैसे, कहाँ से ये आपका आया। देखिए पहली चीज़ you have read E is equal to h nu, this is your Planck's quantum theory। आप इसको कहें इक्वेशन 1 एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू Planck's quantum theory। and one more equation there, E is equal to mc square, this is equation 2 and that is your Einstein's equation, Einstein's mass energy relationship। This Einstein's mass energy relationship, energy of photon is given h nu और energy mass related is equal to mc square। अब दोनों इक्वेशन एनर्जी के हैं, इफ इक्वेट देम तो h nu will be equal to mc square। h nu आप कहते हैं न्यू मीन्स c अपॉन लैम्डा mc square because nu is equal to c अपॉन लैम्डा। ये वेव नेचर में कर चुके हैं डिस्कशन। अब c से c कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा विल बी mc। लैम्डा विल बी mc और लैम्डा इधर करें आप तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mc। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब सपोज आप कहें कि फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m, अब पार्टिकल का मास m है बट पार्टिकल की वेलोसिटी c नहीं हो सकती है। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अभी तक स्टिल एक्सेप्ट लाइट 3 × 10⁸ का स्पीड किसी और भी चीज़ का नहीं हो सकता है। अभी तक हम इसी स्पीड को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो पार्टिकल स्पीड v होगी, कम होगा इससे। फॉर अ पार्टिकल मास m, इफ वेलोसिटी इज v, देन लैम्डा विल बी h अपॉन mv। इन प्लेस ऑफ c विल यूज v एंड दिस इज h अपॉन p। यही आपका क्या है, दिस इज डी ब्रोगली h अपॉन p और h अपॉन mv। छोटा सा डेरिवेशन है। अब इस डेरिवेशन के बेस पे थोड़ा सा यू विल फील अनकंफर्टेबल। आपको लग रहा होगा अजीब सी चीज़ कि पार्टिकल्स के साथ वेव होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव है, प्रोटॉन के साथ भी वेव है, न्यूट्रॉन के साथ भी वेव है। बट इन डेली लाइफ अगर हम देखें तो हमें कहीं वेव दिखाई नहीं देती है। हम भी घूम रहे हैं, वी आर मूविंग, वी डोंट सी एनी वेव विद एनी ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के साथ आपको कोई नहीं दिखता है। पार्टिकल्स की बात करें नॉन लिविंग, यू हैव लार्ज स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं बट स्टिल यू डोंट सी वेव। तो बड़ी चीज़ों के साथ वेव विजिबल नहीं होती है। मीन्स इट इज़ अगेंस्ट द डेली लाइफ एक्सपीरियंस। जो हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है उसके जस्ट अगेंस्ट है ये हाइपोथेसिस। डेली लाइफ में हमको कहीं वेव नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? बिकॉज लैम्डा, अगर आप कहें एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, आप इसको बता सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। मीन्स इफ मास इज मोर, wavelength will be less। mass is significant, wavelength will be insignificant। जितना मास ज़्यादा होगा wavelength उतनी कम हो जाएगी। इसको करने के लिए जस्ट एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि सपोज से कैलकुलेट द wavelength of wave associated with a ball of 0.1 kg mass। 0.1 kg mass means 100 ग्राम हो गया आपका ये। अप्रॉक्सीमेटली कैन से क्रिकेट बॉल, ओके, मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आप क्या कहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h इज 6.6 इंटू 10⁻34। ये कांस्टेंट है। मास हमने कितना लिया है 0.1 kg इंटू वेलोसिटी कितना लिया है 10। तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर।
आप देखें 10 to the -34 मीन्स दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, मीन्स पॉइंट के बाद आपको 0 0 0 0 0 0 0 दिस पे 34 zeros लगाना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर एंड इज सो स्मॉल कि आप इसको काउंटिंग में ले नहीं सकते कहीं भी, नेग्लिजिबल है। यानी अगर आपके पास एक क्रिकेट बॉल भी है, छोटा सा बॉल भी है, उसकी भी वेवलेंथ इतनी कम है। अब मास और बढ़ेगा, इफ मास इंक्रीजेज द वेवलेंथ विल फर्दर डिक्रीज। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पॉइंट के बाद इतनी जीरोज और इक्वल टू कैन से कि 6.6 एंड डिवाइड बाई 10 to the power 34 मीन्स आप डिवाइड करेंगे 6.6 को किससे, 6.6 डिवाइड बाई एंड 34 zeros दिस वे, ये कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। सो आंसर विल बी नेग्लिजिबल, आंसर विल बी नेग्लिजिबल मीन्स जो वेव आपकी आएगी दैट इज इनसिग्निफिकेंट, आप इसको मेज़र भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप कहें कि इलेक्ट्रॉन का मेज़र करें, आप सपोज आप इलेक्ट्रॉन के लिए करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास विल बी 9.1 10 to the -31, 10 to the -31 होते ही ये आंसर सिग्निफिकेंट हो जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी कर लेते हैं, उससे भी यही कंक्लूजन निकल के आएगा कि काइनेटिक सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, अब इस पे काइनेटिक एनर्जी दिया हमने, डायरेक्ट वो नहीं दिया है, 3.5 × 10 to the -25 जूल इलेक्ट्रॉन की है काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ निकालना है तो आपको वेवलेंथ के लिए क्या करना है, लैम्डा इज टू h/mv, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट आपको मालूम है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम बता देते हैं आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10 to the -31 kg एंड v इज वेलोसिटी। अब v आपको नहीं दिया गया है बट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है आपका कि 3.5 × 10 to the power -25 is to half into mass of electron is 9.1 × 10 to the power -31 into v स्क्वायर। तो v स्क्वायर रखेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, इट विल डिवाइड, सो v स्क्वायर विल बी 3.5 × 10 to the power -25 and divide by into multiply by 2, this 2 will go here and 9.1 into 10 to the -31 आप डिवाइड करें, 10 to the -31 डिनोमीटर में है एंड व्हेन इट गोज अबव इट विल बिकम 10 to the 31 पॉजिटिव हो जाएगा। आप कैलकुलेट करें एंड द आंसर विल बी 896 नैनोमीटर, इतना नैनोमीटर में आएगा ये। नैनोमीटर मीन्स 10 to the -9, 10 to the -9, इसको आप लिख भी सकते हैं 896 × 10 to the -9। अब 10 to the -9 मीन्स नैनोमीटर, नैनोमीटर से भी छोटा आपका एंगस्ट्रॉम 10 to the -12 तक, आप वहाँ तक नॉट -12 10 to the -10 वो भी आप मेज़र करते हैं। पिकोमीटर आप क्वांटिटी यूज़ करते हैं फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, दैट इज़ 10 to the -12 मीटर। तो 10 to the -12 मीटर 1 पिकोमीटर इज 10 to the -12 मीटर। यहाँ तक तो हम मेजरमेंट करते ही हैं, तो यानी इसको मेज़र कर सकते हैं, यानी इट इज़ विजिबल। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है वो सिग्निफिकेंट है और पार्टिकल्स के साथ जो वेव है वो इनसिग्निफिकेंट है। इसको आप कंपेयर करना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन ले लें और एक 1 kg आयरन बॉल ले लें। सपोज आप 1 kg आयरन बॉल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास ये रखें, आप और कैलकुलेट करके कंपेरिजन कर सकते हैं डिफरेंट तरह के। बट ऑलवेज यू विल फाइंड कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज सिग्निफिकेंट, वो काफ़ी बड़ी होती है। एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद हेवनली बॉडीज़ और द बॉडीज़ विच वी सी इन डेली लाइफ इज़ इनसिग्निफिकेंट, यानी डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उनके साथ जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी है, इतना स्मॉल है कि वी कैन नॉट मेजर। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जो वेवलेंथ कैलकुलेट करके आप ला रहे हैं दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, यानी मेज़र आप कर सकते हैं। अब इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के जस्ट 1-2 डेरिवेशन है वो आप कर सकते हैं।
एक अभी हमने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बताया आपको, लैम्डा इज टू h/√2 काइनेटिक एनर्जी टू m। ये डेरिवेशन आपका आ चुका है पहले बोर्ड में। इट हैज़ बीन आस्क्ड व्हेन दिस चैप्टर वाज इन क्लास 12th। पहले ये पार्ट आपका क्लास 12th में पढ़ाया जाता था। नाउ इट इज इन क्लास 11th। आपको कुछ नहीं करना है, लैम्डा इज टू h/mv और v आप निकालें काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² इज टू काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ से v की वैल्यू निकालें, v² विल बी 2 into काइनेटिक एनर्जी अपॉन m and v will be √ of 2 into काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और इस v को आप यहाँ रख दें, रखें, यू विल गेट इट। छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोग अपने आप कर सकते हैं इसको। अब एक चीज़ अभी हम बात कर रहे थे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में आपको कहा गया कि mvr इज टू nh/2π क्यों होना चाहिए। बोहर के पास कोई रीज़न नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपका आ जाता है, और वो एक्सप्लेनेशन क्या आता है वो आपको देखना है। तो अब हम कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। बोर्स के एटॉमिक मॉडल में जो सेकंड पोस्टुलेट है, सेकंड पॉइंट है, दैट इज mvr इज टू nh/2π। यानी वो कहते हैं कि आपका कोई भी ऑर्बिट शेल स्पेशल हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, जब उसके लिए mvr nh/2π होता है। मीन्स फर्स्ट के लिए mvr विल बी 1h/2π, सेकंड के लिए इट विल बी 2h/2π, और थर्ड के लिए 3h/2π। अब व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों होता है, उसका कोई रीज़न वहाँ पर नहीं है और कोई एक्सप्लेनेशन बोहर के पास नहीं है, बट यू हैव द एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। अगर आप वेव नेचर की बात करें तो एक्सप्लेन हो जाता है। अब हम बात करें कि सपोज आपके पास ऑर्बिट है, ऑर्बिट मीन्स शेल है, ये सर्कुलर शेल्स होते हैं इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब इस शेल पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। When electron is moving, then two cases are possible कि स्टेशनरी ऑर्बिट भी हो सकता है और नॉन स्टेशनरी भी हो सकता है। ऑर्बिट में भी स्टेशनरी और ऑर्बिट में भी नॉन स्टेशनरी। स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमता ही रहेगा, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग एंड इट विल नॉट मूव एनीवेयर। वो ना तो अंदर न्यूक्लियस पे गिरेगा ना बाहर गिरेगा, मीन्स न्यूक्लियस एटम आपका स्टेबल रहता है। अगर ये कंडीशन है mvr nh/2π तो ऑर्बिट स्टेशनरी होता है, एटम स्टेबल रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब इसमें आप कहें कि सपोज इलेक्ट्रॉन क्या था, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मान रहे हैं, बट नाउ यू से कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर पार्टिकल नहीं घूम रहा है, इट इज़ बेसिकली वेव। अब वेव कैसे घूमेगा, ऐसे वन वे। अब देखिए वन साइकिल, वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ और वन साइकिल कंप्लीट करने के बाद ये सेम जगह आ गया। अनदर वे कि द वेव इज मूविंग एंड इट डज नॉट मीट इन द सेम फेज। यहाँ से अगर सेम जगह नहीं मिला, यहाँ पर सेम फेज में मिला है। अब ये सेम फेज में जो पोजीशन आई, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगेन इट स्टार्ट द साइकिल, अगेन इट विल स्टार्ट द साइकिल, अगेन इट विल स्टार्ट द साइकिल। अगर सेम फेज में मिलता रहे, ऐसी पोजीशन बन जाए, तो दिस विल बी स्टेशनरी ऑर्बिट। और यहाँ पर देखें आप कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल, पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद में इट डज नॉट मीट इन द सेम फेज, सेम फेज में नहीं मिला, तो ये क्या होगा, नॉन स्टेशनरी हो जाएगा ऑर्बिट। क्यों, इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा, मीन्स इट विल नॉट बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूमेगा, इट मीन्स एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये जो पोजीशन आपका आया, ये देखिए सेम फेज में मिलना है, तो यहाँ से 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3, 4, 5, 6 वेवलेंथ में ऐसा हुआ।
इट कैन हैपन इन 5 वेवलेंथ ऑल्सो। अब देखिए अगर ऐसा होता है, यहाँ 4 वेवलेंथ में आ गया, यहाँ से स्टार्ट करें आप 1 2 3 4, ये ऐसा भी हो सकता है, इट कम्स इन द सेम फेज। कितनी वेव बनाया इसने? 3 वेव्स बनाया। मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन सेम फेज में मिलेगा, ये सेम फेज में मिलेगा, तो या तो 3 वेव कंप्लीट करके मिलेगा, या आपका 4 वेव कंप्लीट करेगा, या 5 करेगा, या 6 करेगा। मीन्स हमेशा एक होल नंबर में वेव्स आएंगी, तभी इसको आपका स्टेशनरी होगा। एंड फॉर दिस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अभी देखें आपका क्या है, सरकमफ्रेंस है 2 पाई r विल बी n टाइम ऑफ लैम्डा। यहाँ पर 3 वेवलेंथ है, यहाँ पर 4 वेवलेंथ है, यहाँ पर 6 वेवलेंथ है, मे बी 5, मीन्स n टाइम होगा। n इज 1 2 3 4 एनीथिंग, और लैम्डा का होल नंबर मल्टीपल होगा। अब 2 पाई मीन्स ये जो सर्कमफ्रेंस है वो इसका होल नंबर मल्टीपल होगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 पाई r n, लैम्डा वैल्यू इज h अपॉन एम वी ट्रांसफर करें आप और 2 पाई इधर शिफ्ट करें, तो एम वी आर इज टू एन एच एंड 2 पाई। और यही आपका बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। बोहर ने यही कहा था, इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ योर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज योर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फॉर अ स्टेशनरी ऑर्बिट, फॉर अ ऑर्बिट टू बी स्टेशनरी, द सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, मीन्स 2 पाई शुड बी एन लैम्डा। अब ये आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है आपका, जब बोहर स्टैटिक मॉडल में आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है एंड इट इज़ मूविंग, अब ये मूव कर रहा है, तो पार्टिकल्स में आप उसकी स्पीड भी निकाल लेते हैं, आप उसका मोमेंटम भी निकाल लेते हैं। आपकी सपोज यू हैव अ कार एंड इट इज़ मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, आप 100-150 पर ले जा रहे हैं, आपको मालूम होता है व्हाट इज़ द स्पीड एग्जैक्ट, यू नो व्हाट एग्जैक्ट इज़ द पोजीशन, आपको मालूम है। बट यहाँ पर इसने कहा कि अगर ये वेव है, तो वेव मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर, इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर, इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। इसी चीज़ को कहता है आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और वो क्या कहता है कि द एग्जैक्ट साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, द एग्जैक्ट साइमल्टेनियस determination of both position and momentum of a moving particle like electron is impossible। मीन्स कोई मूविंग पार्टिकल है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, उसका आप दोनों चीज़ें पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते हैं। साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ। इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली टुगेदर, तो इनका एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं होगा, या तो वैल्यू कम हो जाएगी या वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। मीन्स देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी, उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आना, दैट इज़ योर अनसर्टेनिटी। इसी चीज़ को कहता है मैथमेटिकली कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग एंड मास इज m, वेलोसिटी इज v, तो देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम into uncertainty in position is equal to or greater than h upon 4 pi। यानी अगर आप मोमेंटम निकाल रहे हैं और पोजीशन निकाल रहे हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है
वो या तो h/4 से ज़्यादा होगा, h/4 से कम होगा, एग्जैक्ट नहीं आएगी। इक्वल टू और ग्रेटर देन, या तो ज़्यादा हो जाएगा या इक्वल होगा। यह है अनसर्टेनिटी। डेल्टा P इज अनसर्टेनिटी। अब डेल्टा P क्या है? अनसर्टेनिटी है, तो P इज मोमेंटम, P मीन्स m/v। अब मास अनसर्टेन नहीं होता है तो मोमेंटम अनसर्टेन क्या होगा? वेलोसिटी। तो इसे m डेल्टा v इंटू डेल्टा x विल बी h/4π। अब आप मास इधर शिफ्ट करें तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v h/4πm। Now this expression you have to use for numerical। या तो आप इस वाले को यूज़ करें या इनको यूज़ करें। न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं आपकी। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, मीन्स इफ़ यू हैव अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और आप इसकी पोजीशन मोमेंटम निकालना चाहें तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? उसके लिए आप देखें कि सपोज़ ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन आपका इट इज़ मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सपोज इट इज़ अ पार्टिकल, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड यू वांट टू सी। तो आप देखने के लिए क्या करेंगे? हालांकि पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व, बट आई एम टेलिंग यू द आइडियल अरेंजमेंट। आपने यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगाया एंड यू आर ऑब्जर्विंग थ्रू दिस माइक्रोस्कोप। इफ़ यू वांट टू सी दिस इलेक्ट्रॉन, आप इसकी पोजीशन मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट तो लाइट हैज़ टू फिट इट, आपको लाइट डालना पड़ेगा। व्हेन लाइट रे इज़ अलाउड टू फॉल, लाइट मीन्स क्या है? h nu, फोटोन। जब आप लाइट डालेंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू सी, अदरवाइज आप देख नहीं सकते हैं। यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन और यू कैन सी एनीथिंग व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। जब किसी भी चीज़ पर लाइट गिरेगी तभी आप देख सकते हैं उसको। तो प्रैक्टिकली मेजर करने के लिए जब आप लाइट गिरेगी तो इमीडिएटली व्हाट विल हैपन? द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, क्योंकि लाइट फोटोन उसको टकराएगा, इसकी स्पीड चेंज करेगा, इसकी पोजीशन चेंज करेगा। देन आपको जो एग्जैक्ट पोजीशन दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। मीन्स इट इज़ बेसिकली द ड्रॉबैक ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ योर हाइजेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें भी सेम चीज़ आती है आपको। आप कहेंगे कि डेली लाइफ में, इन डेली लाइफ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ और कार बहुत हाई स्पीड पर है, और इवन द स्पेस शिप्स, जितने आपके स्पेस में रॉकेट्स जाते हैं, उसमें भी आप देखते हैं टीवी पे व्हेन यू सी, इसरो वाले दिखाते हैं आपको, सैटेलाइट को भेज रहे हैं कि इस टाइम पर इतनी हाइट है, इस टाइम पर इतनी हाइट है, इस टाइम पर इतनी हाइट है, इतनी स्पीड है, एवरीथिंग दे नो। लेकिन इनका क्यों नहीं निकलता? एक छोटे से इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाल पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द मोमेंटम एंड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि हम बड़े बड़े स्पेस शिप्स का निकाल लेते हैं। रीज़न अगेन सेम, कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी is greater than or equal to h/4πm. Again, h is constant, 4π is constant. It is inversely proportional to mass. If mass is significant, mass ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो अनसर्टेनिटी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल, आपको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और मास अगर कम हो जाए, जस्ट लाइक फॉर इलेक्ट्रॉन, देन मास इज लेस, मास इज नेग्लिजिबल, देन अनसर्टेनिटी विल बी मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको करने के लिए यू कैन कंपेयर, सपोज आप एक 1 kg का बॉल ले लें और आप एक इलेक्ट्रॉन ले लें। आप कैलकुलेट करके देखो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक केस में आप इसको 4π 4 इंटू 3.14 मास रखें, इतना। एक बार आप 1 kg बॉल लिखें, 4 इंटू पाई 3.14 और मास इसको रखें। आप कैलकुलेट करके देखें, आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन के केस में जो आंसर आएगा 10⁻42 की रेंज में आएगा, और इसमें 10⁻11 और 12 की रेंज में आएगा। तो 10⁻42 बहुत छोटा नंबर है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते भी हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, तो आप देखेंगे इतना छोटा नंबर आएगा कि आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखें, आप इसको जस्ट एक सॉल्व कर लेते हैं इसको, कि सपोज ये है 1 kg आयरन बॉल एंड यू हैव एन इलेक्ट्रॉन। वन kg आयरन बॉल, सपोज 1 kg का आयरन बॉल है आपके पास। 1 kg बहुत बड़ा है, छोटा करना चाहे छोटा भी कर सकते हैं। 1 kg केस में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी
आपने कहा इक्वल करके कैलकुलेट कर लिया, h इज 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 pi 4 इंटू 3.14 इंटू m इज 1। अब इसको आप कैलकुलेट करें, दिस इज 1, 4 इंटू 3.14 एंड दिस वन इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5.2 इंटू 10⁻33। अब ये इतना छोटा नंबर है, 10⁻33 मीन्स 0.00000 मीन्स 33 zeros लगेंगे पॉइंट के बाद, देन राइट द आंसर। और इलेक्ट्रॉन के निकालें, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन लैम्डा विल बी h अपॉन 4 pi m, h is 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 pi 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। आप कैलकुलेट करें इसको, तो 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14, it will be approximately 12, this 6.6, so answer will be approximately 0.5, and this 10⁻31 goes above, it becomes 10⁻31, 10⁻31। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो देन यू सी 10⁻34, 10⁻31, 10 की पावर कितना आएगा 3, इसको डिवाइड करें, देन 0.5, अप्रॉक्सीमेटली आंसर विल बी 5.7 टू 10⁻⁻5, 10⁻⁻, approximately you can say 10⁻, this time it is 3, ये डिवाइड करेंगे 10⁻4 की रेंज में आएगा आपका। अब 10⁻4 इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर, मीटर स्क्वायर सेकेंड, बहुत छोटा नंबर नहीं है। 10⁻4 मीन्स आप इसको कहेंगे कितना, 0.0001। इस तरह की कैलकुलेशंस आप लोग करते हैं डेली लाइफ में, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इट इज़ सिग्निफिकेंट, काफ़ी बड़ा नंबर है इन कंपैरिजन टू दिस नंबर। ये नंबर आपका अगर देखेंगे आप इसको तो कैसे लिखेंगे आप इसको, 0.0000000 एंड देयर विल बी 33 zeros, देन दिस नंबर एंड दिस नंबर। आप देख लें कि जो इलेक्ट्रॉन का है अनसर्टेनिटी और जो आपका एक 1 kg आयरन बॉल का अनसर्टेनिटी, आयरन बॉल के केस में अनसर्टेनिटी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन के केस में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। यानी जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं इलेक्ट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में आती हैं। तो डेली लाइफ में आपको ना तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, ना ही आपकी डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एप्लीकेबल है। तो डेली लाइफ में तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट दे एग्जिस्ट एट सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल मीन्स एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें वैलिड होती हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नेचर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं कि खाली एटम इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फर्दर आप देखेंगे तो देर आर मोर देन 25 टाइप ऑफ पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही आपके डिफरेंट तरह के पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, न्यूट्रिनो, नेटी न्यूट्रिनो, डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स हैं। बहुत सारे ऐसे जिनके पास चार्ज है, बहुत सारे ऐसे जिनके पास मास है, बहुत सारे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दे आर द पार्टिकल्स। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो जस्ट ट्राई द न्यूमेरिकल्स, यू कैन सॉल्व वट एवर न्यूमेरिकल्स यू हैव। जितने न्यूमेरिकल्स आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हों, चाहे आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में आए हों, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैम इफ़ यू रीड दिस कंसेप्ट। जो हमने आप तक आपको पढ़ाया उसको ध्यान से समझें, समझने के बाद न्यूमेरिकल्स करें, इवन क्वेश्चन आंसर आप करें, NCERT करें, और एनी असाइनमेंट यू विल बी एबल टू सॉल्व। आप उसको इजीली कर पाएंगे। सो आई होप यू विल बी एबल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।